एक ऐसा देश जिसमें एक समय पर ऑलमोस्ट 90% पीपल वर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, आज वो देश खुद को सुपर पावर क्लेम करता है। Yes, I'm talking about none other than our neighboring country China। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चाइना की ग्रोथ स्ट्रैटेजी और उसे कंपेयर करेंगे इंडिया की ग्रोथ स्ट्रैटेजी के साथ सिंस 1947। और क्या अब इंडिया भी चाइना की तरह सुपर पावर बनने की रेस में सबसे आगे है? एक ऐसा टाइम था जब चाइना और इंडिया वर्ल्ड जीडीपी में पूरा 50% शेयर करते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि चाइना की जीडीपी आज स्टेगनेंट है जबकि इंडिया की जीडीपी बढ़े जा रही है। वैसे देखा जाए तो चाइना की जीडीपी है 18% जबकि इंडिया की जीडीपी 8% है। इसे और बेहतर समझने के लिए आइए मैं आपको ले चलती हूँ हिस्ट्री में। सिंस 17th सेंचुरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एडवेंट हुआ इंडिया एंड चाइना में। उन दोनों ने ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया एंड चाइना को सिस्टमैटिकली कॉलोनलाइज किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाइना पे इंडिया की तरह डायरेक्टली रूल नहीं किया, लेकिन उन्होंने चाइना को एक्सपोर्ट्स के थ्रू बहुत एक्सप्लॉइट किया और धीरे धीरे अपना इन्फ्लुएंस चाइना पे बढ़ाने के लिए उन्होंने चाइना में इंट्रोड्यूस किया ओपीएम यानी कि अफीम। उन्होंने चाइना में ओपीएम को एक्सपोर्ट किया, वहाँ के यूथ ने ओपीएम को कंज्यूम करना शुरू किया और इससे वहाँ का यूथ बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गया और इससे धीरे धीरे चाइना की इकोनॉमी बर्बाद होने लगी। ओपीएम के बदले उन्होंने बहुत सारी और चीज़ें जो है वो चाइना से इंपोर्ट की। चाइना चाहकर भी ओपीएम के एक्सपोर्ट को अपनी कंट्री में नहीं रोक पा रहा था, इसीलिए वहाँ लड़ी गई ओपीएम वॉर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और चाइना के बीच 2 ओपीएम वॉर लड़ी गई। दोनों में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज विक्टोरियस और इस वजह से चाइना की इकोनॉमी और वीक एंड फ्रेजाइल होती गई और वॉर इंडेमिटी पे करने के लिए उन्होंने 99 ईयर्स के लिए हांगकांग को लीज पर दिया। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारा कैश भी एज फाइन पे किया। कंटेम्प्रेरी उस समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में भी रोल कर रही थी। धीरे धीरे इन दोनों देशों ने आज़ादी के लिए लड़ा और इन 1947 एंड 1949 में इंडिया और चाइना को इंडिपेंडेंस मिल गया और 1949 में चाइना विजन पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का विच इज सेट अप अंडर माओ ज़ेडुंग। दोनों देशों ने ही डेवलपमेंट की सेम मॉडल अपनाए। लगभग इन दोनों ने ही 5-ईयर प्लान को एक्सेप्ट किया। इंडिया ने अपनाया मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल जबकि चाइना ने सोशलिस्ट इकोनॉमी मॉडल अपनाया। इसके अंदर जितना भी पैसा, पावर, लैंड सब जो है वो सरकार के अंडर होगा, सरकार के कब्जे में होगा। जितने भी लोग जो अपने लैंड पे काम कर रहे होंगे, अपनी ज़मीनों पे काम कर रहे होंगे, वो बस एक रेंटियर होंगे। बट चाइना हैड adopted some economic model which gave China an edge over India. For example, it was the GLF and the Great Proletarian Culture. GLF, which is also called as the Great Leap Forward, उस Chinese government stressed on making industry. Because अगर एक कंट्री का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रांग होगा तो वो कंट्री की इकोनॉमी और ज़्यादा डेवलप होगी। चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया, इसीलिए वो आज इतने डेवलप हैं। उन्होंने लोगों को बोला कि वो अपने घर के बैकयार्ड में स्टील फर्नेसेस लगाएं। इट गिव अ बूस्ट टू चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। फिर उसके बाद आता है ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर, जिसमें चाइनीज लोगों को, चाइनीज स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स को सजेस्ट किया गया कि वो कंट्री साइड में जाएं, वो विलेज में जाएं और वो अपनी लाइफ में थोड़ी प्रैक्टिकलिटी लेके आएं कि चीज़ें असलियत में होती कैसे हैं, फार्मिंग होती कैसे है, लैंग्वेजेस को समझे। इन चीज़ों ने वहाँ के लोगों को कई साल के लिए बेनिफिट तो दिया, लेकिन चाइना में आया द ग्रेट चाइनीज फेमाइन विच गिव अ सेटबैक टू द इकोनॉमी। ड्यू टू दिस फेमाइन मिलियंस ऑफ पीपल हैड डाइड, क्योंकि कम्युनिज्म की वजह से जितनी भी लैंड थी, एग्रीकल्चर लैंड, उस पर सभी लोग एज ए रेंटियर काम कर रहे थे, उनकी ओनरशिप नहीं थी उस लैंड पे। धीरे धीरे फेमाइन बढ़ती गई, फूड शॉर्टेज बढ़ती गई और वहाँ फेमाइन आ गई। माओ ज़ेडुंग की आइडियोलॉजी से, उसकी पॉलिसी से लोग परेशान होने लग गए। फाइनली माओ ज़ेडुंग डाइड और उसके बाद आता है डेंग श्याओपिंग का रूल। डेंग श्याओपिंग वाज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न चाइना। उन्होंने चाइनीज इकोनॉमी को फॉरेन कंपटीशन के लिए खोला। वो ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन लेके आए। इससे चाइना में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बूस्ट हुआ और साथ ही साथ बहुत सारे रिफॉर्म्स भी देखने को मिले। फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशन को कंपल्सरी कर दिया गया और विमेन इक्वालिटी पर भी बात होने लगी। फ्रॉम द सेम टाइम इंडिया में भी एलपीजी रिफॉर्म्स 1990 में आए, जिससे हमारी इकोनॉमी भी थोड़ी बूस्ट हुई। बट द बूस्ट ऑफ चाइनीज इकोनॉमी वाज मच हायर देन दैट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी।
And here this thing gave China an edge over India. But today's situation is different. India is doing very well. India हर इकोनॉमिक स्टेज पे, हर ग्रोथ स्टेज पे को हर दिन प्रूव कर रहा है. इंडिया की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है. तो क्या इंडिया में आज इतनी कैपेसिटी है कि वो सुपर पावर बन सकता है? क्या इंडिया चाइना को ग्लोबल स्टेज पर कम्पीट कर सकता है? क्या चीजें हैं आज इंडिया के पास जिससे वो चाइना से कम्पीट कर सकता है? वेल, इट इज द पॉपुलेशन. जी हाँ, इंडिया टुडे इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन और इसी के साथ साथ इंडिया में दुनिया की सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन भी है. यूथ पॉपुलेशन यानी कि जो काम करती है, यूथ पॉपुलेशन 15 से 59 के एज के अंडर आती है. चाइना इंट्रोड्यूस्ड वन चाइल्ड पॉलिसी इन देयर कंट्री ड्यूरिंग 1980s और इसका सबसे बड़ा नुकसान चाइना आज झेल रहा है. चाइना, जापान जैसे देशों में आज ओल्ड एज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ओल्ड एज पॉपुलेशन इज नॉट द प्रोडक्टिव पॉपुलेशन. ओल्ड एज पॉपुलेशन को पालने के लिए बहुत सारा खर्चा लगता है, बहुत सारी मेडिकेशन फैसिलिटी, केयर लगती है. अगर लोग अपनी सर्विस से रिटायर होते हैं तो आगे के लोग उनकी जगह लेते हैं, लेकिन वहाँ पे यूथ है ही नहीं उनकी जगह लेने के लिए. और ऐसा इंडिया में नहीं है. इंडिया में किसी भी चीज़ की कमी हो सकती है, लेकिन पॉपुलेशन की ना. पॉपुलेशन की कमी इंडिया में कभी नहीं हो सकती. एंड दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है मिलिट्री. इंडिया की मिलिट्री 4th लार्जेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड है. हमारे पास कई सारे एडवांस जेट्स, फाइटर प्लेन्स है. हमने कितने सारे इंपोर्ट की है, कितने सारे इंडिजीनियसली भाई. फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर. अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार बिल्ड करने के लिए सरकार ने बहुत सारे मिशन चलाए हैं. फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली स्टार्ट किया गया स्मार्ट सिटी मिशन. अंडर दिस दे टुक 100 सिटीज और उनको स्मार्ट सिटी मिशन के अंडर डाला जाएगा. उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया जाएगा. इसके अलावा अगर रोड या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की बात करें तो 2014 तक इंडिया में हर दिन 16 किलोमीटर हाईवे बनते थे, जो कि अब बढ़कर 37 किलोमीटर हाईवे पर डे हो गए हैं. इट इज़ अ वेरी लार्ज नंबर और इसमें इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी एस्टैब्लिश किया है सबसे ज़्यादा हाईवेज बनाने का. इसके अलावा आता है सॉफ्ट पावर, जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है आजकल. सॉफ्ट पावर यानी कि कल्चरल डाइवर्सिटी. एक होता है हार्ड पावर, एक होता है सॉफ्ट पावर. हार्ड पावर यानी कि मिलिट्री इक्विपमेंट, वेपन्स. एक देश बाहरी तरफ से कितना स्ट्रॉन्ग है. दूसरी तरफ आता है सॉफ्ट पावर, उन देश का कल्चर कितना रिच है, वहाँ के लोग कैसे हैं. और अब धीरे धीरे इंडिया सॉफ्ट पावर बनता जा रहा है. हमारे देश में एक रिच डाइवर्सिटी है, कल्चर है. इंडिया का योगा वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो रहा है. हमारे कल्चर को लोग पसंद कर रहे हैं और उसे अपने डेली लाइफ में इवन अडॉप्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट आता है नेचुरल रिसोर्सेज. इंडिया इज द हब ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल्स. हमारे देश में बहुत तरह के रिच मिनरल्स हैं. It is giving India an edge over so many different countries like Russia and USA because they don't have such mines, naturally occurring resources in their country. Next सबसे important है political stability. बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर political stability नहीं है. हर साल वहाँ की गवर्नमेंट बदल रही है या वहाँ पर मिलिट्री coup देखने को मिल रहा है. But fortunately, India has been a politically stable nation since long. फिर आती है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी. India is the 4th largest economy of the world and it is proving itself every day. India self-reliant बन रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है. यहाँ के यूथ को self-reliant होने का मंत्र दिया जा रहा है. Currently we have 104 unicorns और ऐसा assumption लगाया जा रहा है कि next 2025 तक इंडिया में almost 250 unicorns होंगे. So when we have everything, we are developing in everything day by day. What else we need to become a superpower? It is the opportunity. We don't have the opportunity yet. Every child, every youngster have the potential to do, but what they don't have is the opportunity. सोचिए, आज इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज, गूगल, पेप्सिको, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओज इंडियन है. वहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स, वाइस प्रेसिडेंट इंडियन ओरिजिन के. तो इस देश में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है. अगर हर यंगस्टर को, अगर हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो कितना एक्सेल कर सकता है आगे चीज़ों में.